नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रोतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। राजधानी में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दमकल विभाग में संसाधनों की कमी को दूर किया जाएगा। इसके लिए विभाग 50 करोड़ रुपए खर्च करके 89 वाहन खरीदने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि विभाग काफी संख्या में वाहन विभाग में पुराने हैं और डीजल के वाहन 10 साल और पेट्रोल से संचालित होने वाले वाहन राजधानी में 15 साल तक ही चलाए जा सकते हैं। ऐसे में पुराने हो चुके वाहनों की जगह पर नए वाहन खरीदने की योजना है। इन वाहनों को खरीदने से संबंधित टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा कुछ वाहनों की मरम्मत भी कराई जा रही है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचा जाएगा। इसके लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मौजूदा समय में दिल्ली दमकल विभाग के पास 250 दमकल की गाड़ियां हैं। इनमें से 60 ऐसी गाड़ियां हैं जो लगभग 10 साल पुरानी है। 89 नई गाड़ियों के दमकल विभाग में शामिल होने से संसाधन तो मजबूत होंगे ही, साथ में घटनास्थल पर पहुंचने में भी कम समय लगेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से राजधानी में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए अब दमकल विभाग जो है अपने संसाधनों में इजाफा करने जा रहा है, तो इसके लिए कितने रुपए वो इन्वेस्ट करने वाला है और क्या क्या संसाधन इस बीच जुटाए जाएंगे, एक बार पूरी अपडेट राजीव। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला फायर विभाग जो है वो पहले ही कई बार कटघरे के अंदर खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुर्गा जांच की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं फायर दिल्ली सरकार के जो फायर विभाग है उसको कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे कि दिल्ली सरकार जो है वो फायर विभाग को अभी तक हाईटेक नहीं कर पाया है। गाड़ियां जो है वो लगातार पुरानी बताई जा रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आग बुझाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी और उन्हीं दिक्कतों को अब दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बात करें दिल्ली सरकार के फायर विभाग की, तो फायर विभाग के अंदर लगभग 250 गाड़ियां हैं जो फायर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मगर यहाँ पर बात करें उन गाड़ियों के अभी तक 60 गाड़ियां ऐसी हैं जो बिल्कुल खत्म कंडीशन में, या तो 15 साल पुरानी हो चुकी है या 10 साल पुरानी हो चुकी है कि पेट्रोल की गाड़ियां जो है 15 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटाया जाएगा और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बिल्कुल खराब हो चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, उससे तो लगता है कि दिल्ली सरकार जो है वो आने वाले दिनों के अंदर फायर विभाग को भी हाईटेक करती हुई नजर आएगी। जी राजीव, जिस तरीके से बात करें दमकल विभाग के निर्देशक अतुल गर्ग ने इसे लेकर तमाम जानकारी दी है, तो क्या क्या जानकारी उनके द्वारा यहाँ पर दी गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। फायर विभाग की बात करें तो फायर विभाग की तरफ से ये कि लगभग 50 करोड़ रुपए की जो गाड़ियां होंगी वो खरीदी जाएंगी, यानी 89 गाड़ियां जो है वो खरीदी जाएंगी और दिल्ली सरकार के अधीन फायर विभाग में लगाई जाएगी। और फायर विभाग के निदेशक अतुल गर्ग की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली के सरकार के अंदर जितने भी फायर विभाग है उनके अंदर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं या फिर कहें जो पुरानी हो चुकी है या फिर डीजल और पेट्रोल की वजह से कहीं एक्सपायर हो चुकी है, उनको भी स्क्रैप में डाला जाएगा और उनको स्क्रैप क्या डालने के बाद में जो भी पैसा आएगा वो भी कहीं ना कहीं उस गाड़ियों के अंदर कहते हैं फायर विभाग के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब बात करें फायर विभाग की, तो फायर विभाग को अब दिल्ली सरकार जो है वो हाईटेक करता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर 89 गाड़ियां जो है वो दिल्ली सरकार जो है इसके अंदर फायर विभाग के अंदर जोड़ेगा और लगातार ये कोशिश की जाएगी फायर विभाग को हाईटेक किया जाए और आग बुझाने के अंदर जो देरी होती है उसको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए, जो गाड़ियां पुरानी हो गई है, दमकल के पास बहुत सारी पुरानी गाड़ियां हैं, तो इन पुरानी गाड़ियों का क्या किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल बताइए। जिस तरीके से पुरानी गाड़ियों की बात करें तो पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में डाला जाएगा, उसके बाद में या फिर दिल्ली से बाहर भेजा जाएगा। तो कबाड़े के अंदर तो जो पैसा उसके अंदर आएगा वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं फायर विभाग के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि काफी जो गाड़ियां ऐसी है जो रिपेयर होने लायक है, तो उनको रिपेयर कराने के लिए भी जो पैसा होगा वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। और बात करें 50 करोड़ रुपए की जो फायर विभाग के लिए
इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए कोशिश की जा रही है। और इससे लेकर बैठक भी की गई थी, उसके अंदर बिल्कुल रणनीति बना ली गई है कि 10 साल डीजल की गाड़ियां जो है वो उनको हटाया जाएगा, पेट्रोल गाड़ियां जो 15 साल पुरानी है उनको भी हटाया जाएगा, और जो पुरानी गाड़ियां हैं जो बिल्कुल कबाड़ा हो चुकी हैं उनको भी हटाया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के फायर विभाग की, और लगातार फायर विभाग को लेकर कहीं ना कहीं पिछले मुर्गा कांड की बात करें या फिर और विभाग और अग्निकांड की बात करें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के फायर विभाग को लगातार गिरा जा रहा था। लगातार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार के जो फायर विभाग है उसको परेशानियां होती हैं और आग बुझाने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। तो अगर हाईटेक हो जाती है तो कहीं ना कहीं आग बुझाने की, तो आग बुझाने के लिए कहीं ना कहीं हाईटेक होने के बाद में कहीं ना कहीं फायर विभाग को काफी मदद मिलती नजर आएगी, क्योंकि गाड़ियां भी नई हो जाएंगी और उसके बाद में जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी वो भी कहीं ना कहीं हाईटेक होगी। मतलब देखना होगा कि इस तरीके की गाड़ियां को कब तक लेके आया जाएगा, और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है लगभग 60 गाड़ियां जो हटाई जाएंगी और वो कहीं ना कहीं स्क्रैप के अंदर डालने के बाद में पैसा होगा फायर विभाग के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए नई गाड़ियां खरीदने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इन कितनी नई गाड़ियां यहाँ पर खरीदी जा रही है दमकल विभाग द्वारा? देखिए, नई गाड़ियों की बात करें तो नई गाड़ियों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा, और नई गाड़ियां जो है वो लगभग जब भी आएंगी तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है फायर विभाग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और फायर विभाग को कहीं ना कहीं हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं फायर विभाग की तरफ से भी कहीं ना कहीं कमियां बताई जा रही थी, और बार बार ये कहा जा रहा था कि गाड़ियां जो है वो काफी कंडीशन की जो है वो खराब हो चुकी है या फिर पुरानी हो चुकी है, और दिल्ली सरकार जो पर्यावरण को पुरानी गाड़ियों को हटाने की कोशिश कर रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन गाड़ियों को हटाया जाएगा, और लगातार कहीं ना कहीं 89 गाड़ियों को इसके अंदर नई गाड़ियों को जोड़ा जाएगा ताकि फायर विभाग को और ज्यादा हाईटेक किया जा सके, और आग बुझाने के अंदर जो भी दिक्कतें आती हैं उनको भी दुरुस्त किया जाए। तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से पहल कर रही है तो उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों के अंदर फायर विभाग जो है वो हाईटेक होगा, और कहीं ना कहीं आग बुझाने के लिए कहीं ना कहीं फायर विभाग को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार ये भी देखने को मिलता है 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे की मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया जाता है। तो इस तरीके की अगर कोशिश कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं आग बुझाने के लिए कहीं ना कहीं घंटे 1.5 घंटे की जो मशक्कत होगी उसके अंदर ही कहीं ना कहीं काबू पा लिया जाएगा आग पर। जी राजीव, जो गाड़ियां खरीदने की बात की जा रही है इसे लेकर दमकल विभाग द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से नई गाड़ियों की बात करें या फिर पुरानी गाड़ियों को हटाने की बात करें तो फायर विभाग के जो निर्देशक है अतुल गर्ग को स्पष्ट कर दिया गया कि काफी गाड़ियां जो है वो पुरानी हो चुकी हैं, लगभग 60 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको हटाया जाए तो जा सकता है, और दिल्ली सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है, और बार बार फायर विभाग की तरफ से दिल्ली सरकार से अपील की जा रही थी, बैठकें भी की जा रही थी कि दिल्ली जो फायर विभाग को कहीं ना कहीं हाईटेक किया जा सके, और उसके अंदर जो बदलाव करने हैं चाहे वो गाड़ियों को लेकर हो या फिर कहे टेक्नोलॉजी को लेकर हो या फिर आग बुझाने की जो भी उपकरण होते हैं उनको लेकर हो, तक लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के संपर्क में होती नजर आई थी, और जैसे ही इसको लेकर अब कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसके अंदर बदलाव भी करने की कोशिश की है, और फंड भी जारी करने की कोशिश की जा रही है 50 करोड़ रुपए का, जो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो इसके अंदर लगाया जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है जो नोएडा जैसे कांड हुए थे उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार या फायर विभाग जो है वो मशक्कत करता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की घटना न घटे उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए अभी जो दिल्ली दमकल विभाग है उसके पास कितनी गाड़ियां हैं और ये कितने साल पुरानी है ये गाड़ियां? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें फायर विभाग की, अभी तक दिल्ली सरकार के फायर विभाग के पास लगभग 250 की करीब गाड़ियां हैं, यानी 250 गाड़ियां हैं, और उनमें से 60 गाड़ियों की कंडीशन इस तरीके से खराब है कि वो उनको यूज नहीं किया जा सकता, उनको रिपेयर किया जाएगा या फिर कहें उसके अंदर जो बदलाव करने हैं वो करना होगा। पर देखना होगा दिल्ली सरकार इसके अंदर कितने कोशिश करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 50 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है उससे नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, और जो पुरानी गाड़ियों को सही कराने लाए हैं उनको भी दुरुस्त कराया जाएगा, और जो पुरानी गाड़ियां जो 10 साल डीजल की गाड़ियां हैं, 10 साल पुरानी और 15 साल पेट्रोल पुरानी गाड़ियां हैं उनको जो बेचा जाएगा दिल्ली बाहर या फिर क्या है उनको स्क्रैप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के फायर विभाग के अंदर पैसा खर्च किया जाएगा, और लगातार इसको कोशिश की जा रही है चाहे वो किसी भी तरीके से हो दिल्ली सरकार के जो फायर विभाग है उसको कहीं ना कहीं हाईटेक किया जाए ताकि किसी भी तरीके की घटना हो या फिर किसी भी तरीके की परिस्थिति हो उससे निपटने के लिए फायर विभाग को आगे आना होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने सोमवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 शूटरों समेत 4 लोगों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली है। और सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा में कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रियव्रत और कशिश, दीपक और केशव कुमार को ट्रांजिट रिमांड हासिल किया है और विशेष सरकारी वकील द्वारा आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए एफआईआर नंबर 103 और 2022 के अंतर्गत सिटी 1 मानसा की तरफ से अर्जी दायर की गई थी। अदालत में पाया गया है कि गिरफ्तार आरोपियों ने घिनौना अपराध किया है, इसीलिए एक दिन का ट्रांजिट रिमांड मंजूर किया जाता है, जिससे आरोपियों को संबंधित कोर्ट के आगे जल्द से जल्द पेश किया जा सके। आदेश में कहा गया है कि आरोपियों की मेडिकल जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार की जाए। तो आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने सोमवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 शूटरों समेत 4 लोगों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड इसकी हासिल कर ली है। और सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा में कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने प्रियव्रत, कशिश, दीपक और केशव कुमार को ट्रांजिट रिमांड में हासिल किया है और विशेष सरकारी वकील द्वारा आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए एफआईआर नंबर 103 और 2022 के अंतर्गत सिटी 1 मानसा की तरफ से अर्जी दायर की गई थी। और अदालत ने पाया कि गिरफ्तार आरोपियों ने घिनौना अपराध किया है, इसलिए एक दिन का ट्रांजिट रिमांड मंजूर किया जाता है, जिससे आरोपियों को संबंधित कोर्ट के आगे जल्द से जल्द पेश किया जा सके। आदेश में कहा गया कि आरोपियों को मेडिकल जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशानुसार की जाए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अभी तक अंकित सिरसा और उनके जो साथी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो एक बार पूरी अपडेट इसे लेकर। देखिए अंकित, अगर हम सीधे तौर पे कहेंगे, उसके अलावा अगर हम कहें कि मेन, अगर हम कहें कि 2 और शूटर थे जिसमें प्रियव्रत फौजी मेन, अगर प्रियव्रत फौजी जो मेन शूटर थे, मेन मास्टरमाइंड, और जो गोल्डी बराड़ से संपर्क में थे, उनकी ट्रांजिट रिमांड लेने में पंजाब पुलिस कामयाब हो पाई है। जी हाँ, अगर हम कहें कि एक बड़ी कामयाबी सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि दिल्ली पटियाला कोर्ट में जब पंजाब पुलिस पहुंची थी, उन्होंने ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी और एक दिन की ट्रांजिट रिमांड उन्हें मिल भी गई है, जिसके बाद सीधे तौर पे हम कहें कि प्रियव्रत फौजी, दीपक और टीनू और केशव कुमार, इनको ट्रांजिट रिमांड में अब पंजाब में लाया जा रहा है। टोटल 4 लोगों को रिमांड में लाया जा रहा है, जिसमें 2 मेन शूटर थे, केशव और कशिश। इनके अलावा अगर हम कहें कि ये 4 लोगों को अगर हम कहें पंजाब मानसा कोर्ट में पेश किया जाना 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद इनको आगे कि अगर हम कहें जितनी रिमांड मिलेगी पुलिस को समय मिलेगा इनसे पूछताछ की जाएगी। पर इसमें सबसे बड़ी कामयाबी की बात अगर हम कहें कि कल जो 2 शूटर्स पकड़े गए थे, सीधे तौर पे हम कहें कि अगर आपके अंकित शेरशाह, उनको छोड़ के अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ प्रियव्रत फौजी और कशिश की ही रिमांड मिली है। अब सवाल ये होता है कि इनके आने से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। इनको पंजाब लाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब चेन की लिंक हो पाएगी। जैसे कि हमें पता है कि लॉरेंस बिश्नोई ऑलरेडी पंजाब में है। इसके अलावा अगर हम कहें प्रियव्रत फौजी के आने से वो जो लिंक था, पेंडेंट लिंक था, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि गोल्डी बराड़ को लगातार अपराध चल रहे हैं। बार-बार ये जिक्र हो रहा था कि मेन मास्टरमाइंड वो थे, पर उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो क्लियर हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए गोल्डी बराड़ को आगे किया गया। असली मास्टरमाइंड इसमें भी, इस पूरे सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड में लॉरेंस बिश्नोई थे। तो अब वो कड़ी पूरी की जाएगी प्रियव्रत फौजी से, क्योंकि मेन शूटर से लेके मेन प्लानर हर कुछ अगर कहें प्रियव्रत फौजी ही था। तो उससे बातचीत की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी और ये जानकारी निकाली जाएगी कि आखिर असली ऑर्डर्स कहां से आए, मेन हथियार कहां से कनेक्ट किए गए, कहां से कलेक्ट किए, किन किन का हाथ था, और आखिर ये पूरा मसला क्यों किया, इस पूरे इंसिडेंट पर अंजाम किया गया। क्या जो मिंटू खेड़ा मर्डर की बात की जा रही है, क्या वही एक एक्चुअल रीजन है या फिर इसके अलावा कोई और रीजन है? तो एक दिन की ट्रांजिट रिमांड ऑलरेडी पंजाब पुलिस को मिल चुकी है। मानसा कोर्ट में इन 4 लोगों को पेश किया जाएगा। इन 4 में से 2 मेन शूटर, अगर के प्रियव्रत फौजी और कशिश, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं जो मेन शूटर्स और कार प्रोवाइडर्स हैं, कशिश और केशव, इनमें से शूटर और कार प्रोवाइडर्स हैं, इन सबको ले के पंजाब में लाया जाएगा और प्रेजेंट किया जाएगा, और इनसे वो कड़ियां जुड़ पाएंगी जो कुछ मिसिंग लिंक है। देखिए पुलिस अपनी लेवल पे जितनी छानबीन की है, उन्हें सारे क्लूज मिले, हिट्स मिले, पर अब असली एक्यूज इनके हाथ लग चुके हैं। तो अक्यूज से बात करके एग्जैक्ट
अगर हम कहें कि कहाँ मिले थे, किससे मिले थे, किन-किन सपोर्ट थी, वो सब क्लियर हो पाएगा। और पंजाब में किन-किन ने उनकी हेल्प की थी, वो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि अगर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आया, तो शायद वो पूछताछ में सामने आ जाएगा और उसके ऊपर बनती कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी दोषी, जो सिद्धू मूसेवाले मर्डर में जो भी दोषी है, हर एक के ऊपर, जो अगर हम कहें कि जो दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। जी। हमें जिस तरीके से बात की जाए अंकित सिरसा की, अगर बात की जाए तो ये अंकित सिरसा कौन है और क्या है इसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। देखिए एज सच अभी तक हम कहें कि अंकित सिरसा नहीं, अंकित शेरशाह उनका नाम है। अगर हम कहें ये सीधे तौर पे हम कह सकते हैं तीव्र फौजी सोनीपत का ही रहने वाला है, और ये तो मेन शूटर जाते हैं। अगर आप देखें तो मेन शूटर जहाँ पे प्रीवियस फौजी से सब कुछ प्लान किया था हथियार, तो ये कशिश कहीं ना कहीं हथियार अक्वायर करने में जिम्मेदार रहा है, कि जो जहां भी हथियार यूपी से जहां से हथियार आए हैं वो अक्वायर करने में कहीं ना कहीं कशिश माफ कीजिएगा अंकित की रही। अमित, जिस तरीके से इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो अभी तक पुलिस द्वारा इनसे क्या क्या पूछताछ की गई है? माफ कीजिए, रिपीट कीजिएगा। अमित, जिन आरोपियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो इनसे पुलिस द्वारा अभी तक क्या क्या पूछताछ की गई है? देखिए जो मेन पूछताछ की गई है वो सबसे बड़ा और लगातार सवाल यही रहा है कि आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया गया। कि बार बार अगर हम कहें कि बिश्नोई गैंग ये सवाल ये बात कहता रहा है कि अगर हम कहें मिट्टू खेड़े के मर्डर का बदला लिया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं बार बार पुलिस ये चीज मानती है कि वो सफिशिएंट रीजन नहीं है। ये पहला एक मेन रीजन रहा है। उसके बाद दूसरा सवाल बार बार ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हथियारों की सप्लाई कहाँ से हुई। देखिए हथियार जो यूज हुए हैं वो ज्यादा हथियार पिस्टल या कटे नहीं थे, AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर्स तक उनके पास से एक्वायर किए गए। तो पूछताछ ये कि हथियार कहाँ से और क्या-क्या प्लान था, क्या सिद्धू वाला एक टारगेट था या इसके अलावा पंजाब में और बड़ी किलिंग होने के चांसेस थे। तो दूसरा सवाल ये रहा। तो तीसरा सवाल जैसे हमें अब तक पता चल पा रहा है कि आखिर कौन-कौन इन पूरे गिरोह में शामिल था, इस पूरी प्लानिंग में कौन-कौन शामिल था वो। और फाइनल अगर हम कह सकते हैं कि अब जो पूछताछ पंजाब लाके की जा सकती है कि इस पूरे सर्कल में, इस पूरे मर्डर के प्लान में कौन-कौन शामिल था आपके साथ, किन-किन ने आपको हथियार प्रोवाइड किए, किन्होंने आपको अपने पास ठहराया, किन्होंने आपको गाड़ियां दी, किन्होंने आपको रोड मैप बनाया, किन्होंने आपके लिए रेकी की, किन-किन ने आपको किसी तरह की भी हेल्प की, इस बात की पूछताछ की जाएगी। अमित, जिस तरीके से बात की जा रही थी सिद्धू मूसेवाला के बाद एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हत्या के बाद कार में गन लहराते हुए हत्यारे नजर आ रहे हैं, तो इसे लेकर क्या जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए जो वीडियो सामने ये जो पकड़े गए हैं, सीधे तौर पे हम कहें कि कल अंकित शेरशाह जो पकड़े गए हैं उनके पास से जो फोन था उसमें ये वीडियो पाई गई है। तो कहीं ना कहीं आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि मर्डर करने के बाद जहां पे खुद वीडियो की रिकॉर्डिंग करके शायद इस वीडियो का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि जितना कि आप सबको बताइए कि गैंगस्टर्स नॉर्मली दहशत से चलते हैं, जितना उनकी दहशत होगी उतना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस लोगों के बीच में रहेगा। तो ये वीडियो उस कारण से बनाई गई थी, पर क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस का और अगर हम कहें दिल्ली पुलिस का, क्यों लगातार वो भी कार्रवाई करती है, इतना दबाव उन पे था कि उस वीडियो को उस समय वायरल नहीं कर पाए। पर हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने जब सारी छानबीन की, उनको अरेस्ट किया, तो उनसे जो फोन मिला तब ये वीडियो सामने आई थी। तो इस वीडियो से अगर हम कहें कि जहां मीन जिस इरादे से वीडियो शूट हुई थी, वो इरादा तो भले ही उसमें इस्तेमाल नहीं कर सके, पर ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी जरूर होगी, क्योंकि इसमें साफ तौर पे एविडेंट हथियार नजर आ रहे हैं कि इनके हथियार थे। तो अगर कोई हथियार इनकी तरफ से डिस्पोज ऑफ किया होगा तो वो वीडियो के जरिए उसको ट्रेस कर पाएंगे कि आपका ये हथियार गया कहाँ, आखिर ये हथियार यूज हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसे दिखाने के लिए। तो ये सब चीजें फिर अगर हम बात करें सीधे तौर पे जो अब 4 लोग लाए जा रहे हैं, अगर बात करें कि प्रीव्रत फौजी की सीधे बात कर लेते हैं या फिर केशव की बात कर लेते हैं, इन सबको जब लाया जाएगा तो इनसे जो तो चलिए अमित, बहुत बहुत ये धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में बहुत आसानी से बहुमत साबित कर दिया। शिंदे सरकार के विश्वास मत जीतने के बाद सदन में एक ऐसा लम्हा भी आया जब स्पीकर से लेकर विधायक तक सब गमगीन हो उठे। दरअसल भरे सदन में एक चर्चा का जवाब देते हुए सीएम एकनाथ शिंदे की आंखों से आंसू आ गए थे। फ्लोर टेस्ट में
सफल होने के बाद विधानसभा में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पिछली सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। मैं समृद्धि महामार्ग परियोजना पर काम कर सका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शिव सैनिक हैं और हम हमेशा बाला साहेब और आनंद दीघे के शिव सैनिक रहेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो कौन था और किसने बाला साहेब के मतदान पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। शिंदे ने शुरुआत में मुझे MVA सरकार में मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन बाद में अजीत पवार या किसी ने इसका विरोध किया। मुझे कोई समस्या नहीं थी और मैंने उद्धव जी से कहा कि आप आगे बढ़ो और मैं आपके साथ हूँ। मैंने उस पोस्ट पर कभी नजर नहीं डाली। और आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मेरे परिवार पर हमला किया। मेरे पिताजी जीवित हैं, मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने माता पिता को ज़्यादा समय नहीं दे सका। जब मैं आता तो वो लोग सो जाते थे और जब मैं सोता था तब वो लोग काम पर चले जाते थे। मैं मेरे बेटे श्रीकांत को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। मेरे दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उस समय आनंद दीघे साहब ने मुझे सांत्वना दी थी। उन्होंने मुझे राजनीति में बने रहने के लिए राजी किया और मैं सोचता था कि जीने के लिए अब क्या रह गया है। मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। इस दौरान शिंदे ने भावुक होकर अपने उन 2 बच्चों का जिक्र किया जो एक हादसे में जिंदा नहीं बच सके थे। इस दौरान बगल में बैठे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें हिम्मत दिलाते हुए उन्हें दिखे और एकनाथ शिंदे के 2 बच्चे सतारा में उनकी आंखों के सामने डूब गए थे। आपको बता दें कि बच्चों की मौत के बाद शिंदे एकदम टूट गए थे। वे सार्वजनिक जीवन के साथ ही राजनीति से भी बाहर चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे की बात मानकर फिर से नई शुरुआत की और शिवसेना को मजबूत करने के लिए काम में जुट गए। 58 वर्षीय शिंदे सतारा में रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने खुद को मुंबई से लगे ठाणे पालघर क्षेत्र में शिवसेना के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से फ्लो टेस्ट सीएम शिंदे ने पास कर लिया, या कहें कि दोनों टेस्ट में सीएम शिंदे जो है पास हो गए, लेकिन उसके बाद एक समय सदन में ऐसा भी आया जब सीएम शिंदे जो है काफी भावुक हो उठे थे। बिल्कुल रीता जी, महाराष्ट्र के सदन में पहली बार देखा गया है जब कोई मुख्यमंत्री की आंखों से आंसू छलक रहे हैं और ऐसे में स्पीकर से लेकर तमाम विधायक भी गमगीन हो गए। हालांकि उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस ने सहारा दिया और उन्हें समझाया कि यह राजनीति है, राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती। इस बीच एकनाथ शिंदे अपने जीवन से जुड़ी तमाम कहानियां विधायकों और स्पीकर के बीच में दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। उनका परिवार उनसे बिछड़ गया, उनके माता पिता बिछड़ गए। मां तो नहीं रही, लेकिन पिता को वक्त नहीं दे पाते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी आंखों के सामने उनके दोनों बेटे पानी में डूब गए, उनकी मौत हो गई, वह कुछ नहीं कर पाए। लिहाजा उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीघे ने उन्हें हिम्मत दर्शाई और बताया कि राजनीति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और देश की जनता उन्हें जानती है कि आनंद दीघे उनके गुरु जब हुआ करते थे तो लगातार एकनाथ शिंदे जो है राजनीतिक कुर्सी को छोड़ने का प्लान बना रहे थे कि उनको राजनीति में नहीं जाना। लेकिन एकनाथ शिंदे को उनके गुरु आनंद दीघे ने हिम्मत दर्शाई और यह बताया कि आप जब तक राजनीति से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक राजनीति का काम नहीं कर सकते, समाज सेवा नहीं कर सकते। तौर पर तमाम बातें जो है सदन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताई है और इस दौरान देखा गया कि उन्होंने एक स्पष्ट जवाब शिवसेना को भी दिया है और सकता है वो गद्दार नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम गद्दार नहीं है। ऐसा ही होता है। एकनाथ शिंदे ने जो स्थिति बताई वो कहीं से जुड़ा हुआ है और शिवसेना परिवार से जुड़ा हुआ है, बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हुआ, आनंद दीघे से जुड़ा हुआ। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, कल जो फ्लो टेस्ट हुआ था उसमें शिवसेना माफ कीजिएगा शिंदे को 164 वोट, सीएम शिंदे को 164 वोट मिले थे। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष को 99 वोट मिले थे। तो इसे लेकर विपक्ष का कोई रिएक्शन सामने आया हो? बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे को 164 वोट मिला जिसकी वजह से उनकी सरकार बहुमत में आ गई।
दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार को 99 वोट मिले हैं, इसमें से कांग्रेस के 10 विधायक गायब रहे और कुछ विधायक लेट पहुंचे थे। उस पर उनकी प्रतिक्रिया ये आई कि पृथ्वीराज चौहान का और अशोक चौहान का सीधे तौर पर एक कहना है कि महज 2 मिनट लेट देरी की वजह से सदन का दरवाजा बंद हो गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया इस वजह से, जबकि कोई मंशा नहीं थी। लेकिन शिवसेना के आरोप है कि जानबूझकर कांग्रेस ने इस तरह का मतलब किया है, क्योंकि कांग्रेस हर बार जो इस तरह करती है। लेकिन अशोक चौहान का कहना है कि जब स्पीकर चुनाव था तो हमारे सारे विधायक मौजूद थे, लेकिन हमें 2 मिनट की देरी की वजह से गेट के अंदर जाना प्रवेश करने से मना कर दिया गया, इस वजह से हम पीछे रह गए। तो कहीं न कहीं यह भी एक बड़ा मामला है कि 10 जो विधायक है वो महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं कर सके। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी के कई विधायक जेल में है और कुछ विधायक बीमार है। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन ये बात तो तय है कि महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि कई विधायक अनुपस्थित थे। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, महाराष्ट्र का जो सियासी संकट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और इसी बीच आपको बता दें कि उद्धव गुट के विधायक को अघोषित करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया, तो इसे लेकर क्या जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल नार्वेकर है, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर अध्यक्ष बनते ही शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु को व्हिप जारी करते हुए सीधे बताया कि उनके आयोग को घोषित कर दिया है। हालांकि शिवसेना इसका चैलेंज जो है कोर्ट में करने की बात कर रही है। खुद सुनील प्रभु ने कहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो असंवैधानिक तरीके से है, उनके साथ गलत हुआ है। ऐसे में वह कोर्ट का रुख करेंगे। न्यायालय से उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में उन्हें न्याय मिलेगा। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, जब से सीएम शिंदे ने धमाकेदार एंट्री जो है मुंबई में मारी है, तो उसके बाद से लगातार बयानबाजियों का दौर है जो है वो शुरू हो चुका है, तो इसे लेकर कोई रिएक्शन सीएम शिंदे का सामने आया हो? बिल्कुल, देखिए, सीएम एकनाथ शिंदे जैसे ही कुर्सी संभाली उसके बाद से तमाम महाराष्ट्र की जो प्रक्रिया है, महाराष्ट्र की जो बाधित प्रकल्प है उस पर नजर डालना शुरू किया। जैसा कि आपने देखा होगा कि आरए मेट्रो कारसेट को लेकर उन्होंने तुरंत फैसला दिया और ये कहा कि आरए कारसेट जो है आरए कॉलोनी में ही बनेगा, आरए जंगल में ही बनेगा। हालांकि उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने नागपुर और महाराष्ट्र महामार्ग को लेकर भी हरी झंडी जो शिवसेना ने दिखाई थी, 567 करोड़ का प्रकल्प को उसे रोक दिया गया है क्योंकि उसमें धांधली की बात सामने आई है। दूसरी तरफ लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बन रही है, रत्नागिरी में जमकर कल रात बारिश हुई है, उसमें कई जगह जल जमाव हुआ, उसको लेकर उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि जो मनपा अधिकारी है और तमाम जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात करके बताया कि किसी भी तरह की मुंबई करो को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, वह खुद दौरा करने के लिए तैयार है। ऐसे में उनके प्रकल्प की शुरुआत के बाद ही लगातार शिवसेना के तमाम विधायकों में देखा जा रहा है कि वह भी अपनी एक तैयारी कर लिए हैं। अब माना जा रहा है कि शिवसेना के विधायक यानी उद्धव ठाकरे का जो खेमा है वो मुंबई का दौरा करने की तैयारी में है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सेना में अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में युवा कांग्रेस 6 जुलाई को शिमला में विरोध प्रदर्शन करेगी। इससे कांग्रेस की युवा ब्रिगेड के प्रदेश भर के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास विशेषकर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए शिमला आएंगे। शिमला में 6 जुलाई को युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अध्यक्षता में अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में सेना में अग्निवीर रखने के मोदी सरकार के निर्णय का विरोध हो रहा है और युवा कांग्रेस भी शुरू से ही इसकी खिलाफत करती नजर आई है। हिमाचल में आगामी 4 से 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए युवा कांग्रेस अग्निपथ भर्ती योजना को विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाना चाह रही है। इसी मकसद से बुधवार को शिमला में रोष रैली रखी गई है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। इससे राज्य कार्यकारिणी की विधानसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस दौरान राज्य में युवा को भी विधानसभा चुनाव में टिकट देने के मसले पर चर्चा हो सकती है।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीना जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, कांग्रेस 6 जुलाई यानी कल एक अग्निपथ को लेकर जो है विरोध करने वाली है, तो इसे लेकर अभी तक क्या क्या जानकारी आपको मिल पाई है? टीना जी, आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार जिस तरीके से देश भर में विरोध हो रहे हैं, उसी के चलते अब शिमला में भी 6 जुलाई को युवा कांग्रेस गरजने वाली है। यानी कि 6 जुलाई यानी कल जो युवा कांग्रेस है वो अब इसे लेकर कल प्रदर्शन करने वाली है और बीवी श्रीनिवास की अध्यक्षता में ये विरोध कल शिमला में होने वाला है। तो लगातार आपको बताते जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव अब शिमला में कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, तो उसे देखते हुए कांग्रेस एक तरीके से इसे मुद्दा बनाना चाह रही है। तो लगातार इसका विरोध पहले से ही कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल विरोध कांग्रेस द्वारा शिमला में इसका किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम को लेकर आपने देखा होगा कि देश भर में तो लगातार अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। टीना ठाकुर जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, युवा कांग्रेस कल जो है 6 जुलाई को अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध करने वाली है, तो इसे लेकर क्या क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? टीना जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में अगर अब हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल के शिमला में भी अब कल युवा कांग्रेस जो है प्रदर्शन इसके लिए करेगी और सेना में अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में युवा कांग्रेस 6 जुलाई को शिमला में विरोध प्रदर्शन करेगी। इसमें कांग्रेस की युवा ब्रिगेड के प्रदेश भर के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास विशेषकर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए शिमला आएंगे। लगातार इस मुद्दे पर हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ बनी हुई है। टीना ठाकुर जी, जिस तरीके से बात की जाए, युवा कांग्रेस जो है कल अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध करने वाली है, तो इसे लेकर क्या क्या अहम जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है? योजना है, इसका शुरू से कांग्रेस विरोध करती आई है। जो है युवा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन लगातार करती रही है और जो युवा कांग्रेस का कहना है कि वो इस मुद्दे पर आत्महत्या करना है क्योंकि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और केंद्र सरकार जब तक इस योजना को वापस नहीं लेती तब तक वो इस योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में आपको बताऊं कि हिमाचल की राजधानी शिमला में कल एक विशाल जो प्रदर्शन है उसका आयोजन जो युवा कांग्रेस है उसने रखा है और उसमें जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री बीवी श्रीनिवास वो यहाँ पे शिरकत करेंगे और इसके अलावा वो यहाँ पे जो युवा कांग्रेस है उनके जो पदाधिकारी उनकी बैठक भी एक अहम बैठक वो प्रदेश का राजीव भवन में लेंगे और इसमें जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें जो युवाओं की अहम भूमिका है उसको लेके चर्चा होगी। तो आपको मैं निशा बताऊं कि विधानसभा चुनाव है इसको लेके जो है युवा कांग्रेस काफी आक्रामक तौर से जो अग्निवीर योजना है और पुलिस भर्ती लीक का पेपर लीक का जो मामला था उसको प्रमुखता से लगातार उठाती रही है, लगातार प्रदर्शन करती रही है और कल इसी क्रम में एक विशाल प्रदर्शन इन्होंने रखा है और उसमें पूरे प्रदेश से युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी है वो शिमला पहुंचेंगे। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए तो कल जो प्रदर्शन होने वाला है कितने बजे से शुरू हो जाएगा और इसमें कौन कौन अहम चेहरे जो हैं इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले हैं? जो ये प्रदर्शन है इससे पहले जो है युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी है उनकी जो अहम बैठक है वो राजीव भवन में होगी क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उसमें जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल होंगे, वो युवाओं को टिप्स देंगे और जो युवा है यहाँ के वो अपना जो उम्मीदवारी है वो रखेंगे विधानसभा चुनाव के लिए क्योंकि जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी हैं काफी अधिक जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो इस क्रम में हैं कि इस बार जो विधानसभा के जो टिकट है उनके आवंटन में उनको प्राथमिकता दी जाए। तो इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो पहले होगी, उसके बाद जो है ये विशाल धरना प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से वो शुरू करेंगे और डीसी ऑफिस तक वो पहुंचेगा। तो ये 11 बजे के बाद आप समझ सकते हैं कि 11 बजे के बाद ये प्रदर्शन होगा और उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दिल्ली लौट जाएंगे और इसी उसमें जो है युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है निगम भंडारी उन्होंने बताया कि
युवा कांग्रेस के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको शिमला पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा जो अपनी उम्मीदवारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से रखना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी उम्मीदवारी रख सकते हैं कि उन्हें क्यों टिकट ना दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस में इस बार जो बड़ा बदलाव हुआ है, जो संगठन में बड़ा बदलाव हुआ, उसके बाद जो एक बड़ी बात कांग्रेस में कही गई थी कि युवा चेहरों पर इस बार दाव खेला जाएगा, जीतने वाले चेहरों पर दाव खेला जाएगा। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि युवा कांग्रेस इसीलिए काफी आत्मकता अपनाए हुए हैं, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, इसमें वो अपना जो भूमिका है वो काफी स्पष्ट दिखाना चाहते हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार शुरू से देखा गया है कि कांग्रेस युवाओं के समर्थन पर खड़ी है। क्या सच में कांग्रेस युवाओं के समर्थन में है, या कांग्रेस यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है? देखिए, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, क्योंकि जब विपक्ष की जो भूमिका आती है, तो विपक्ष को जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाने पड़ते हैं। और हिमाचल में जो दो अहम मुद्दे हैं, पुलिस भर्ती का जो पुलिस भर्ती लीक मामला था और अग्निवीर है, इसका जो लगातार है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस क्रम में जो कांग्रेस है उसको कह सकते हैं कि उसको समर्थन दे रही है। और अगर हम दूसरी तरफ से देखें, क्योंकि जो बेरोजगारी की बात कांग्रेस कर रही है, जब खुद सत्ता में रही है, सर्वाधिक टाइम वो हिमाचल में सत्ता में रही है, लेकिन उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अगर आप देखेंगे, सारा का सारा ये राजनीतिक एक क्रम दिखाई देता है, क्योंकि जो पुरानी पेंशन थी वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही, यहाँ पे 2003 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, उस वक्त बंद कर दी गई थी। उन्हीं के कार्यकाल में ये सारे निर्णय लिए गए थे। और अब जो कांग्रेस है वो सबसे बड़ा जो जनता के साथ प्रॉमिस कर रही है, कर्मचारियों के साथ एक वादा कर रही है, वो ये है कि जैसे ही वो सत्ता में लौटेगी, वैसे ही सबसे पहले वो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। इसके अलावा अग्निवीर योजना का वो लगातार विरोध कर रही है। पुलिस भर्ती लीक मामले में उसका मानना है कि जो बड़े पुलिस अधिकारी है उनको नहीं पकड़ा गया है। जब तक वे बाहर है, तब तक इस मामले में पारदर्शिता नहीं आ सकती है और ना ही स्पष्ट जांच हो सकती है। तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो विपक्ष की जो भूमिका है वो कांग्रेस, लेकिन इसी के साथ वो अपनी राजनीतिक रोटियां आप बोल सकते हैं सेक रही है, या जो राजनीतिक वो फायदा उठाना चाह रही है। वो स्पष्ट है कि वो राजनीतिक फायदा तो इन सब मुद्दों का उठाना ही चाहती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 जुलाई को यानी आज गौरेला में प्रातः 10 बजे अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात यूनिसेफ के सहयोग से संचालित होने वाले नवा आखर कार्यक्रम के शुभारंभ पश्चात इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के साथ होने वाले MOU कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गौरेला में मीडिया प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे और गौरेला पेंड्रा मरवाही के धार्मिक सर्किट मैप का शुभारंभ उनके द्वारा किया जाएगा और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी सीएम द्वारा किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गौरेला से 11:45 पर हेलीकॉप्टर से अनूपपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री अनूपपुर जिले के ग्राम पथेती स्थित धरहर गणेश मंदिर में दोपहर 12:50 पर से लेकर 1:20 तक दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री 3 बजे से 5 बजे तक अमरकंटक स्थित सीताराम बाबा आश्रम एवं नर्मदा मंदिर पहुंचकर दर्शन एवं पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम अमरकंटक में करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल जो है आज अधिकारियों के साथ बैठक लेने वाले हैं। इसी के साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी जो है सीएम भूपेश बघेल द्वारा आज किया जाने वाला है और इसे लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज सीएम भूपेश बघेल जो है मंदिरों का भी दौरा इस बीच कर सकते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना भी वो कर सकते हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गौरेला में सुबह 10 बजे अधिकारियों को लेकर एक बैठक करेंगे, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा बैठक उनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। और इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यूनिसेफ के सहयोग से संचालित होने वाली नवा आखर कार्यक्रम के शुभारंभ पश्चात इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के साथ होने वाले MOU कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री गौरेला में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही में धार्मिक सर्किट मैप का शुभारंभ करेंगे और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी उनके द्वारा किया जाएगा। जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री गौरेला में 11:45 पर हेलीकॉप्टर से अनूपपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री अनूपपुर जिले के ग्राम पथेती स्थित धरहर गणेश मंदिर में दोपहर 12:50 से 1:20 तक दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 3 बजे से 5 बजे तक अमरकंटक स्थित सीताराम बाबा आश्रम और नर्मदा मंदिर पहुंचकर दर्शन एवं पूजन करेंगे।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, सीएम भूपेश बघेल लगातार जो है कभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कुछ कार्यक्रम, तो रोज न रोज उनके कोई ना कोई कार्यक्रम रह रहे हैं। तो आज उनका क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार पूरी विस्तृत जानकारी उसे लेकर। जी, निशा, भेंट मुलाकात का आज इनका गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला का तीसरा दिन है और आज वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक और अनूपपुर जिले में भी अनूपपुर क्षेत्र में भी रहेंगे। अमरकंटक धार्मिक और अनूपपुर भी धार्मिक कारणों से ये जिले का दौरा माना जा सकता है। वहां पर कुछ धार्मिक प्रतिष्ठानों में शामिल होंगे, गणेश मंदिर वो जाएंगे, साथ ही यूनिसेफ का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां रहेंगे। गोरेला पिंडरा में गोरेला क्षेत्र जो है, आज वहां पर सीएम साहब हैं, सुबह सबसे पहले वो समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। जी स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, आज सीएम भूपेश बघेल विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करने वाले हैं, तो किन किन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया जा सकता है? देखिए, अभी सीएम साहब जिस क्षेत्र में है वो पूर्णतः आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आदिवासी लोगों से जुड़े हुए कई विकास कार्यक्रमों का वो भूमि पूजन और लोकार्पण कर सकते हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, अधिकारियों के साथ आज बैठक भी सीएम भूपेश बघेल कर सकते हैं, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है? जी, क्षेत्रीय विकास को लेकर सबसे पहला जो समीक्षा बैठक में प्रश्न होता है कि क्षेत्रीय विकास कहां तक पहुंचा है। पुल पुलियों के निर्माण, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा जैसी जो अहम योजनाएं हैं सरकार की, वो कहां तक वहां पर फलीभूत हो रही है। इन सारी चीजों को लेकर सीएम साहब जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं, कलेक्टर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार कार्यक्रमों में जो सीएम भूपेश बघेल हैं वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए सीएम भूपेश बघेल के साथ आज जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है, उसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ और कौन कौन मुख्य चेहरे जो हैं आज उनके साथ शामिल रह सकते हैं या मौजूद रह सकते हैं? देखिए, मुख्य चेहरों में निशा, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है गोरेला में, वो रहेंगे। यहाँ से सचिव हैं सुब्रत साहू जी, वो रहेंगे। बाकी जो कांग्रेस के संगठनात्मक सदस्यों की हम बात करें तो वो रहेंगे, और कलेक्टर और पूरी प्रशासनिक अमला तो उनके साथ रहता ही है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, इस बीच वो मीडिया के लोगों से भी बात करेंगे, मीडिया प्रतिनिधियों से भी उनकी बात होगी, तो क्या बातें मीडिया प्रतिनिधियों से जो है सीएम भूपेश बघेल कर सकते हैं? देखिए, ये पूर्ण रूप से मीडिया प्रतिनिधियों से उनका प्रेस वार्ता रहता है, जिसमें वो अपने दौरे का कुछ ब्यौरा जो भी निकल कर आया है वो साझा करते हैं, जिससे जुड़े हुए मीडिया के प्रतिनिधि जो हैं वो कुछ सवाल भी रहते हैं उनके कि किस हिसाब से ये दौरा रहा, यहाँ क्या कुछ निकल के आया है। जैसे कल ही सीएम साहब के दौरे में देखा गया कि वो बच्चों से इंटरेक्शन बहुत रखते हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो बच्चों से उनका अलग इंटरेक्शन रहता है। तो इन सारी चीजों को लेकर, और कल जिस हिसाब से पुल पुलियों के निर्माण के लिए भूमि पूजन विशेष तौर पे किया गया है और कुछ एक फंडिंग अलग से की गई है, उन सारी चीजों को लेकर आज की समीक्षा बैठक के बाद जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है उस पर कुछ चर्चा हो सकती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। देहरादून में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित की गई समिति की पहली बैठक सोमवार को दिल्ली में आयोजित की गई। समिति को 6 महीने के भीतर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। समान नागरिक संहिता लागू होने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा और सरकार के गठन होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती 27 मई को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था और इस समिति को 7 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा, एक बार पूरी अपडेट इसे लेकर। देखिए निश्चित, इस तरह से मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, यानी अगर हम बात करें 27 मई को एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें पूर्व जज जो है मीरा प्रकाश देसाई और उत्तराखंड में जो दून यूनिवर्सिटी उनकी कुलपति सुरेखा डंगवाल जैसे 5 सदस्यों को उसमें शामिल किया गया था। और साफ तौर पर कहा गया था कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें, जनहित धारकों से जो बात करके आप इसमें रिपोर्ट तैयार करें, और जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में एक उत्तराखंड सिविल कोड कानून के रूप में जल्दी लागू हो जाएगा। इसको लेकर के उत्तराखंड सदन में कल जो है बैठक हुई है, जिसमें खुद जो सदस्य हैं इस कमेटी की, रंजना प्रकाश देसाई रिटायर्ड जज हैं, वो इसमें शामिल थी। और अगली जो मीटिंग है वो 14 या 15 जुलाई को ऐसा माना जा रहा है वो होनी है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, उत्तराखंड सिविल कोड को लागू करने वाला देश में ऐसा ही पहला राज्य होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक लंबे वक्त से जो है वो उत्तराखंड में इस कानून की मांग चल रही थी, 4 समानाचार संहिता की। तो ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल उत्तराखंड सदन में बात हुई और विभिन्न मुद्दों पर जो है वो चर्चाएं भी हुई। खासतौर से अगर हम बात करें उत्तराखंड सिविल कोड की, तो इसमें जो तमाम रिटायर्ड जज हैं, जो 5 सदस्य हैं, उनको साथ में लेकर के खुद मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी ने जो है डिस्कशन किया। साफ तौर से कहा कि आप जल्दी जो है अपनी ये रिपोर्ट जो है ये पेश करें। हालांकि इसमें कोई अभी तारीख तय नहीं हुई है कि कब तक ये रिपोर्ट पेश होनी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड सिविल कोड पर जो है बहुत जल्दी जो है एक रिपोर्ट तैयार होगी और इसका मसौदा बहुत जल्दी तैयार होगा, ताकि आने वाले वक्त में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जा सके। जी अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये बैठक हुई, तो इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ कल? देखिए, इसमें जो 5 सदस्य थे इस कमेटी से जुड़े हुए, जिसमें खुद पूर्व जज हैं रही हैं रंजना प्रकाश देसाई, वो इसमें शामिल थी। और उत्तराखंड दून यूनिवर्सिटी की जो चांसलर हैं सुरेखा डंगवाल, वो इसमें शामिल थी। मनु गौड़ हैं। तो ये जो भी 5 सदस्य हैं वो इसमें शामिल रही हैं, जिनसे एक लंबी चर्चा हुई है। और अगली जो बैठक है वो 14-15 जुलाई को होनी है। कल जो मुलाकात हुई उत्तराखंड सदन में, उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि साफ तौर से मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप हितधारकों से बात करें, चर्चा करें, और क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर नहीं हो सकता है, इन तमाम विषयों पर एक बात करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। हालांकि जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आए हैं खुद रंजना प्रकाश देसाई के, उन्होंने कहा है कि अभी इसमें कोई ऐसी तारीख तय नहीं हुई है, ये गाइडलाइन नहीं दी गई है कि आपको उस तारीख तक जो है इसकी रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि निकट भविष्य में बहुत जल्द जो है इसको लेकर के एक रिपोर्ट आएगी और आने वाले वक्त में हो सकता है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। जी अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, अभी आपने कहा कि इसकी जो दूसरी बैठक है वो 14 से 15 जुलाई के बीच में हो सकती है, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रह सकता है, किन किन विषयों, किन किन मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा सकती है? देखिए निशा, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन में साफ दिशा निर्देश दिए हैं, जो इस कमेटी से जुड़े मेंबर्स हैं, पूर्व रिटायर्ड जज हैं, उनको, तो इन 14-15 दिनों में क्या प्रोग्रेस जो है वो रहेगी, 10-12 दिनों में क्या प्रोग्रेस रहेगी, उसको लेकर के बात होगी कि आपने जो 3 जुलाई के बाद, 3 जुलाई और 15 जुलाई के बीच जो वक्फा है, ये जो गैप है, इन 12 दिनों में आपने क्या किया है, इसको लेकर के चर्चा होगी और किन किन हितधारकों से बात की है और क्या उसका निष्कर्ष निकल कर आया है, इन तमाम बिंदुओं पर बात होनी है। क्योंकि जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप बहुत जल्द इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें और एक मसौदा तैयार करें, ताकि उत्तराखंड सिविल कोड को लागू करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां ना आए। तो इस तरह की तमाम बातों पर जो है वो चर्चा होनी है अगली 15-16 जुलाई को। तो
कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लंबे वक्त से एक मांग भी चल रही है। खुद मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी ने मार्च में जिस तरह से शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, उसके फौरन बाद जो है मई में इसका कमेटी का गठन किया गया था 27 मई को। तो लंबे वक्त से जो है ये एक एक्शन में चल रहे हैं। हालांकि इस पर कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट बनाने के लिए साफ साफ जो है कल कह दिया गया है और आने वाले वक्त में इस पर एक रिपोर्ट तैयार होगी। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी जो बैठक होगी इसकी, उसमें कोई ना कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। निशा, अश्कर, जिस तरीके से बात की जाए, जो समिति जो है गठित की गई है, उसमें 6 महीने के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, तो इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जो है शामिल की जाएंगी? देखिए, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े तमाम जो है इस तरह की चीजें जो आम लोगों के हित में होगी, इसीलिए साफ तौर से मुख्य रूप से जो है मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी ने एक ही बात कही है कि आप इसमें हित धारकों से बात करके जो है वो रिपोर्ट पेश करें और जो लोगों के हक में हो, लोगों की भलाई के लिए हो, उन सब लोगों से तमाम बिंदुओं पर बात करें कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर नहीं हो सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है ये रिपोर्ट पेश होनी है। और इसको लेकर के जिस तरह से विधानसभा सत्र की हम बात करें, उसमें 5 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया था। तो कहीं से भी उत्तराखंड सरकार जो है अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरत रही है। हालांकि तमाम जो सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में तमाम बिंदुओं पर चर्चा करके उत्तराखंड के हितधारकों से चर्चा करके ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट पेश होने के बाद खुद मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी उसको एक बार जांचेंगे और उसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है, उन सब बिंदुओं पर चर्चा होनी है। उसके बाद फाइनली जब मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी इस चीज को जांच लेंगे, उसके बाद ये ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। जी निशा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी भंग करने के बाद अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 5 जुलाई से उत्तर प्रदेश समेत देश भर में सपा अपने सदस्यता अभियान को चलाएगी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बताया कि कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी समितियों को भंग कर इसमें दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बताया कि 5 जुलाई 2022 से लेकर 2027 तक सपा की सदस्यता अभियान जो है वो चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि कार्यकारिणी भंग करने के बाद नए सदस्यों की जोड़ने को लेकर अलग से इसमें अभियान चलाया जा रहा है। नए सदस्यों में यूथ विंग और छात्र सभा को विशेषकर अभियान चलाकर कार्यकर्ता बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष को नेस्तनाबूद कर 30 से 40 साल शासन करने की घोषणा के साथ जिस अहंकार का प्रदर्शन कर रही है, उसकी हकीकत जनता अच्छी तरह से जानती है। सत्ता की लोभी भाजपा समाज में नफरत और समाज को बांटने की राजनीति करके सत्ता में बने रहना चाहती है और भाजपा यूपी ही नहीं पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या की पर्याय बन चुकी है। जनता अब सन 2024 में भाजपा को से ये जो है पूरा हिसाब लेगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए कार्यकारिणी के भंग करने के बाद और अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा है कि सदस्यता अभियान को लेकर उनके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी संगठन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कार्यकारिणी भंग कर दी है और साफ तौर पे कहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी है और संगठन में बदलाव करके वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समाजवादी पार्टी को फिर से आगे ले आने की कोशिश करेंगे और अखिलेश यादव लगातार इस सिलसिले में प्रयासरत है क्योंकि संगठन उन्होंने पूरी तरह से भंग कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पूरी तरह से जो संगठन है सभी पदों को खत्म कर दिया है और अब पुनः से संगठन को पुराना बनाया जाएगा, जिससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस तरह से लगातार जो उनकी शिकस्त हो रही है चुनाव में, चाहे उस चुनाव की बात की जाए चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, इन सभी में शिकस्त हासिल करने के बाद अखिलेश यादव पुनः संगठन का तैयारी करेंगे और संगठन को तैयारी करके साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2024 में समाजवादी पार्टी एक बार कोशिश करेगी उनकी ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो निकाल जा सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो चलिए, मेरे साथ फिलहाल राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।